सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। मॉस्को के विमान की तलाशी पूर्ण हो गई है। विमान में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। 10:30 बजे के बाद विमान एक बार फिर से उड़ान भर सकता है। कल रात उस वक्त जबरदस्त हड़कंप मच गया जब मॉस्को से गोवा जा रहे इस विमान में बम की खबर आई। फ्लाइट में बम की खबर के बाद कल रात 10 बजे के आसपास विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। जामनगर एयरबेस पर यह लैंडिंग कराई गई और रात से ही प्लेन का सर्च ऑपरेशन जारी है, जो अब जाकर खत्म हुआ है। एक एक यात्री और उसके सामान की तलाशी ली गई। गोपी घांगर मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रही हैं। गोपी, 10:30 बजे विमान एक बार फिर से उड़ान भरेगा या फिर अभी कोई फॉर्मेलिटी बाकी है? सर्च ऑपरेशन में कुछ बचा है? सर्च ऑपरेशन जो है नेहा कंप्लीट हो चुका है। जो जानकारी हमें मिल रही है वो यही है। एयरपोर्ट डायरेक्टर ने भी यही कहा कि सर्च ऑपरेशन जो है एनएसजी के जरिए किया गया, वो सर्च ऑपरेशन खत्म हो चुका है। इसमें किसी भी तरीके की फिलहाल कोई सस्पिशियस या संदिग्ध चीज नहीं मिली है। साथ ही अब ये बताया जा रहा है कि जो रूटीन प्रोसेस है उस प्रोसेस के बाद जिस तरीके से एयर ट्रैफिक कंट्रोल के जरिए जानकारी मिलती है उसके बाद यहाँ से फ्लाइट को टेक ऑफ कर दिया जाएगा। यानी माना जा रहा है कि करीब 10 से 10:30 के बीच में ये जो फ्लाइट है जो कल रात से यहाँ पे इमरजेंसी लैंडिंग के बाद रोक दी गई थी, उसी फ्लाइट को अब जो है 10:30 बजे के आसपास जामनगर एयरपोर्ट से गोवा के लिए रवाना किया जाएगा। 238 फ्लाइट में पैसेंजर थे, साथ ही 8 क्रू मेंबर है। इन सभी को रात से ही जामनगर एयरपोर्ट पर उनको रखा गया है। अब एक एक करके उनके हर एक सामान की चेकिंग की गई। यहाँ तक कि जो पैसेंजर है, इनिशियली सबसे पहले पैसेंजर की चेकिंग की गई, उनके हैंडबैग की चेकिंग की गई। उसके बाद जो एक्सरे मशीन होती है उसके जरिए जो सामान है वो उसकी चेकिंग की गई। लेकिन जब एनएसजी वहां पे पहुंची तो एनएसजी की जो टीम है उसके जरिए मैन्युअल सारी चेकिंग की गई। यानी एक एक जो यात्री है उसे बुलाया गया, उसका जो सामान है उसे जांचा गया और उसके बेस पर ये पूरी जो चेकिंग है वो की गई है। तो अब एनएसजी की जो चेकिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। फ्लाइट को भी आइसोलेशन पे रखा गया था क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कुछ संदिग्ध होता है और ब्लास्ट होता है तो एयरपोर्ट पे जो सुरक्षा कर्मी है उनको किसी भी तरीके की हानि ना पहुंचे, इसको भी देखा गया था। अब जो है फ्लाइट को पूरी तरीके से एनएसजी जो है उसकी चेकिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। अब जो आगे की कार्यवाही है वो की जा रही है। तो माना यही जा रहा है कि करीब 10:30 के आसपास ये फ्लाइट एक बार फिर गोवा के लिए उड़ान भरेगी। नेहा, साथ ही गोपी, पूरी रात इन यात्रियों को एयरपोर्ट पर रखा गया, उनके लिए कुछ सुविधाएं मुहैया कराई गई या नहीं? क्योंकि उनका तो पूरा शेड्यूल डिले हो गया। बिल्कुल नेहा, देखिए पूरा शेड्यूल डिले हो गया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जान को लेकर, क्योंकि फ्लाइट के अंदर बम होने का मेल जो है वो गोवा एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मिला था। उसके बाद इसको इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई थी। तो सबसे पहले तो चेकिंग बहुत मायने रखती है। और वैसे में ये जो फ्लाइट है ये मॉस्को से यहाँ पे जामनगर आ रही थी, क्योंकि इस वक्त रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर भी चल रहा है। वैसे में सुरक्षा एजेंसीज जो है वो किसी भी तरीके की ढील बरतना नहीं चाहती थी। और नेहा आपको बता दें कि जो 238 मेंबर्स जो अंदर पैसेंजर इस फ्लाइट के अंदर थे ये सारे रशियन नागरिक थे। तो वैसे में किसी भी तरीके की कोई कोताही बरतना नहीं चाह रही थी सुरक्षा एजेंसी, इसीलिए सारी चीजों का वहां पे ख्याल रखा गया। साथ ही जो पैसेंजर, क्योंकि जामनगर का ये एयरपोर्ट है, ये जो सिविल फ्लाइट्स है उसके लिए कम इस्तेमाल होता है। एक ही फ्लाइट पूरे दिन में यहाँ पे आती है। तो वैसे में बहुत छोटा सा एयरपोर्ट है, क्योंकि ये पाकिस्तान से काफी करीबी है। तो वहां पे इंडियन एयरफोर्स का ये जो बेस है वो बना हुआ है। वहां से वहीं उसी रनवे पे इस फ्लाइट को लैंड करवाया गया था। जो एयरपोर्ट है वहां पे पैसेंजर को ले जाया गया, उनके लिए रिफ्रेशमेंट का इंतजाम भी वहीं पे करवाया गया और सभी यात्रियों को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो ये भी वहां पे जो लोकल अथॉरिटी है उनके जरिए जांचा गया। क्योंकि सिक्योरिटी का मामला है, बम की बात है, तो वैसे में नागरिकों की जान भी इतनी ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले उनको फ्लाइट से उतारा गया, उनको चेक किया गया, हैंड बैगेज चेक किए गए, उनको एयरपोर्ट में ले जाया गया। और एयरपोर्ट की जो वहां पे बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं है, छोटी सी ही बिल्डिंग है, उसी बिल्डिंग में सभी जो पैसेंजर है 236 पैसेंजर, उन सभी को उसी बिल्डिंग में रखा गया और सारी इंतजाम इस तरीके से किए गए कि
पैसेंजर को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो और ये जो पूरी सुरक्षा की एक प्रक्रिया है वो भी पूरी तरीके से हो जाए। और सबसे महत्वपूर्ण अगर हम कहेंगे तो जो लोकल अथॉरिटी है वो लोकल अथॉरिटी भी लगातार इन लोगों से बातचीत कर रही थी उनके रिफ्रेशमेंट को लेकर या फिर उनको किस तरीके से किसी भी तरीके की असुविधा महसूस ना हो उसका लेकर भी उसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा था। ठीक है गोपी, आप बने रहे हमारे साथ। 238 रूसी नागरिक इस विमान में सवार थे। एनएसजी ने भी अब पूरी सर्च ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया है और ये माना जा रहा है कि लगभग 10:30 बजे एक बार फिर से ये विमान उड़ान भर सकता है। तो रात भर ये तलाशी अभियान चला, सुरक्षा बढ़ा दी गई। एक मेल मिलने के बाद एटीसी ने पायलट को अलर्ट किया, जिसके बाद जामनगर में इमरजेंसी लैंडिंग हुई। एक विमान 200 से ज्यादा जिंदगियां, बम की सूचना और हड़कंप, एटीसी का अलर्ट, एयरपोर्ट पर अफरा तफरी, मॉस्को से गोवा तक सतर्क। अजूर एयर का ये विमान जब मॉस्को से उड़ान भरा होगा तो किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि बीच सफर में ये भी हो जाएगा। अजूर एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर ZF2401 में क्या हुआ, इसे सिलसिलेवार तरीके से समझिए। अजूर एयर का विमान बोइंग 757 भारतीय समय अनुसार सोमवार को दोपहर 3:25 पर मॉस्को से गोवा के लिए रवाना हुआ। करीब 4,561 किलोमीटर की दूरी तय कर इस फ्लाइट को 6 घंटे 20 मिनट का वक्त लगना था। रूस से उड़ा विमान कैस्पियन सी के ऊपर से उड़ान भरता हुआ कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, पाकिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश कर गया। जैसे ही विमान भारत में घुसा और गोवा की ओर बढ़ने लगा, तभी गोवा एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ईमेल मिलता है जिसमें लिखा होता है कि जो विमान मॉस्को से आ रहा है उसमें बम है। बम की सूचना मिलते ही एटीसी में हड़कंप मच गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने तुरंत विमान के पायलट को अलर्ट किया और प्लेन को जामनगर एयरबेस की तरफ ले जाने को कहा। इधर जामनगर एयरबेस, एनएसजी हेडक्वार्टर दिल्ली, गुजरात एटीएस और मॉस्को को भी सूचना दे दी गयी। विमान करीब 35,000 फीट की ऊंचाई पर था, उसमें 200 से ज्यादा यात्री थे। पायलट ने एटीसी कमांड के मुताबिक ही जामनगर एयरबेस की ओर विमान को मोड़ दिया। एयरबेस पर बोइंग के इस विशालकाय विमान को लैंड कराने में भी पायलट के पसीने छूट गए। करीब 5,000 फीट की ऊंचाई पर 4 राउंड लगाने पड़े, तब जाकर सुरक्षित लैंडिंग हुई। रात के करीब 9:49 पर विमान जामनगर एयरबेस पर उतरा, जहां सबसे पहले यात्रियों को निकाला गया, उन्हें सुरक्षित लाउंज की ओर भेज दिया गया। उसके बाद शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन। रात 10:30 बजे लोकल पुलिस और बम स्क्वाड ने तलाशी शुरू की। करीब 1.5 घंटे तक खोजबीन चलती रही, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। क्योंकि ये इंटरनेशनल फ्लाइट थी, इसीलिए लोकल पुलिस और एटीएस की तलाशी से काम चलने वाला था नहीं। इसीलिए नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी यानी कि एनएसजी को बुलाया गया। 12:30 बजे के आसपास एनएसजी की टीम जामनगर एयरबेस पहुंची और पूरे विमान की तलाशी ली। इधर एनएसजी की तलाशी चल रही थी और उधर लाउंज में यात्रियों का इंतजार बढ़ता जा रहा था। मेहमानों के लिए रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था की गई और पूरी रात जामनगर एयरबेस के लाउंज में बीत गई। अहमदाबाद से सौरभ अख्तानिया और गोपी घांगर के साथ दर्शन ठक्कर, जामनगर आज तक। और अब रुक करेंगे जोशीमठ का, जहां एक तरफ एक्शन में सरकार है तो दूसरी तरफ खतरे वाले इलाकों में घर को चिन्हित किया जा रहा है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ बेघर होने से लोगों में दहशत भी है, गुस्से का भी माहौल है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा, क्या उनका भविष्य है, इस जमाने वाली ठंड में वो कहां रहेंगे, कैसे जिंदगी उनकी कटेगी। पहले असुरक्षित इमारतों को चिन्हित किया गया था। जिन इमारतों में दरार दिखाई दे रही है उन्हें अब ध्वस्त किया जाएगा, ये सरकार की ओर से फैसला किया गया है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने आदेश दे दिए। धस गया होटल, फट गए फर्श, दरक गई दीवार, छत में छेद, कंक्रीट की सड़क 2 फाड़ जो है हमारे हाथ से निकलती जा रही है। का सारा लेकर हम अपने रातें गुजार रहे हैं कि कहीं हमारी छत हमारे ऊपर ना जाए। हम लोग रोड पे हो चुके हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। पूरा ये घर टूट गया हमारा, जो कि हम वहाँ दोबारा कभी जा ही नहीं सकते।
जोशीमठ जैसे आखिरी सांसें गिन रहा है। इस शहर में हर तरफ अब दरारें ही दरारें दिख रही हैं। दीवारों में दरार, छतों में दरार, जमीन में दरार और यहां के लोगों के दिलों में दरार। हमारी सारी खुशी हमारे घर से होती है। हम क्या कर सकते हैं? और अपना हमारा घर ही नहीं है तो हम और क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? बच्चे से लेके अपने परिवार से लेके अपने रिश्तेदार से लेके सभी हमारे इधर पड़ोस में सारों की मकानों पे दरारें पड़ी। हमारे मकान पे दरारें याद हो कि हमारे हस्बैंड यहाँ पे थे, उनकी हर यादें यहाँ पे जुड़ी है। छोटी बड़ी चीज हर चीज याद सताती है। जाए तो क्या हो जाए, आज वो भी यहाँ पे रहती तो उनको भी बहुत दुख होता और मैं ज्यादा नहीं बोल सकती। हम दौड़ ही रहे, एक हफ्ते से लगभग हम दौड़ ही रहे वहां से यहाँ सुबह। किसने जोशीमठ की ये हालत बनाई? किसने एक जीते जागते शहर को दरारों का मरघट बनाने का जुर्म किया? जोशीमठ की जड़ों में तबाही का बारूद बिछाने वाले कौन लोग हैं? आज इन सवालों की पूरी तहकीकात करेंगे, लेकिन पहले आपको जोशीमठ के लोगों को जिंदा बचाने के पलायन प्लान के बारे में बताते हैं। उस डैमेज कंट्रोल के बारे में बताते हैं जो जोशीमठ को बचाने के लिए जरूरी है। आपदा प्रबंधन विभाग ने 603 घरों को चिन्हित किया है। ये वो मकान हैं जिनमें दरारें आ चुकी हैं और जो जमीन धंसने की वजह से कभी भी गिर सकते हैं। 68 परिवारों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया है। 38 परिवारों को किराए के मकान दिए गए हैं। 2 होटलों को ध्वस्त करने का प्लान भी तैयार है। आवास और शहरी विभाग मास्टर प्लान तैयार कर रहा है। जो टीमें हैं हमारी, जैसे संस्थाएं हैं, फॉर एग्जांपल NGRI, नेशनल जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जियो फिजिकल टेस्ट करेगी। IIT रुड़की जियो टेक्निकल स्टडी करेगी। इसी प्रकार सिस्मिक जो वहाँ का ये लेना है वाइब्रेशन के संबंध में, वो वाडिया करेगी। इसी प्रकार हाइड्रोलॉजिकल जो पानी कहाँ से आ रहा है, इसकी पूरी जांच नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी करेगी। प्रत्येक दिन मुख्य सचिव द्वारा दिन के 12 बजे एक बैठक की जाएगी प्रत्येक दिन, और उसमें विभिन्न विभागों के जो चल रहे कार्य उसकी समीक्षा की जाएगी और उसमें किसी प्रकार का कोई अगर दिक्कत आ रही है उसका समाधान किया जाएगा। जोशीमठ में अब आप लाल निशान लगाने वाली इस टीम को आसानी से देख सकते हैं। इस लाल निशान का मतलब है कि ये मकान अब रहने के काबिल नहीं रहा और इन मकानों में रहने वालों को अब इसे छोड़कर जाना होगा। इसी मकान में जहां मैं खड़ा हूं, यहां पे थोड़ी देर पहले SDRF के कई सारे जो कर्मचारी हैं वो थे, उसके साथ साथ जिला के अधिकारी आए थे और उन्होंने इन घरों को चिन्हित किया है। यानी कि अब ये असुरक्षित हैं, रहने के लिहाज से बहुत ही खतरनाक माना जा रहा है। और लगातार जो जिला के अधिकारी हैं उनको ये समस्या जरूर आ रही है कि लोग मान नहीं रहे हैं कुछ लोग घर को छोड़ के जाने का, क्योंकि उनकी कुलदेवी कुल देवता इन घरों में स्थापित हैं और उनको यहां से लेके जाना खासी मुश्किलों की बात है। कभी सोचा नहीं होगा लोगों ने। बहुत ही भयावह स्थिति है और यहाँ पे दरारें दिसंबर में ही आनी शुरू हो गई थी। ये परिवार अधिकारियों के पास गया था लेकिन तब राहत नहीं मिली। अब जब हालात हाथ से कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं तो पूरा महकमा एक्टिव मोड में। मकानों को चिन्हित किया जा रहा है, हर जगह लाल निशान लगाया जा रहा है, ये बताने के लिए कि अब रहने के लिहाज से ये पूरा इलाका असुरक्षित है। कहने को तो ये महज लाल निशान है, लेकिन इसे देखकर लोगों के दिल पर क्या बीत रही होगी ये जोशीमठ के लोग ही जानते हैं। तिनका तिनका जोड़कर आशियाना बनाया, वो हाथ से फिसल रहा है और जोशीमठ लाचारी मजबूरी से अपने आशियाने को ध्वस्त होता देख रहा है। वो कुछ नहीं कर पा रहा क्योंकि हालात हाथ से निकल चुके हैं। पहाड़ पर हो रहे अत्याचार ने जोशीमठ को चीत्कार करने पर मजबूर कर दिया है। जोशीमठ को इस हाल तक पहुंचाने वाले 1-2 नहीं कई मुजरिम हैं। जोशीमठ का डेथ वारंट कई मुजरिमों ने मिलकर तैयार किया है। ये चंद दिन या हफ्ते में नहीं हुआ, आहिस्ता आहिस्ता और बेदर्दी से जोशीमठ को मारा गया है। अमित भारद्वाज, जोशीमठ आज तक।
अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे जोशीमठ से जुड़ रहे हैं। अमित, देखिए, आप उन लोगों का दर्द सुन रहे हैं, जान रहे हैं। पलायन दरअसल एक आसान चीज नहीं है और ऐसे में लोगों के मन में ये टीस जरूर होगी कि वो दोषी, वो गुनहगार जो इस पूरे जोशीमठ के बर्बादी के लिए जिम्मेदार है, उनका क्या होगा? बिल्कुल नेहा, पलायन सबसे कठिन घड़ी होती है किसी भी व्यक्ति के लिए, और खास करके अगर आप जोशीमठ जैसे इलाके में हो तो अपने घर को छोड़ के जाना सिर्फ घर को छोड़ के जाना जैसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ देवी देवताओं के प्रति लोगों के अंदर बहुत ज्यादा आस्था होती है और अक्सर ऐसा मामला देखने को मिलता है जहां घरों के अंदर आपकी कुल देवी या कुल देवता स्थापित होते हैं और ऐसे में लोग घर खुद खाली करके तो जाने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनके मन में, जहन में सवाल होता है कि फिर कुल देवता को, देवी को आखिरकार दिया उनके सामने कौन जलाएगा, उनकी पूजा कौन करेगा। इस वक्त नेहा मैं आपको अगर विजुअल दिखाऊं, ये बद्रीनाथ हाईवे पे एक घर है जिसको बहुत मेहनत से तैयार किया गया था। मैं नीचे भी गया हूं इस पूरे मकान में और आपको बड़े बड़े स्टोन्स, बोल्डर्स मिल जाएंगे, यानी कि पूरी तैयारी के साथ इस घर को बनाया गया था। उनको पता था क्लाइमेटिक कंडीशंस अनफेवरेबल हैं, तो जितनी ज्यादा नींव में वो मजबूती दे सकते थे उन्होंने देने की कोशिश की थी। लेकिन अब देखिए किस तरह से इस घर की नींव हिल गई है, दरक गई है। ऐसा लगता है कि भयानक भूकंप का झटका इस घर को लगा और सीढ़ियों में दरार है, पिलर में दरार है, घर का फाउंडेशन टूट गया है। यहां तक कि जो अंदर फाउंडेशन के लिए पत्थरों की दीवार खड़ी की गई थी वो भी पूरा टूट गया है। कल ही इस घर से पूरे परिवार को निकाला गया है। एसडीआरएफ की टीम इसको सील करने के लिए आई थी और अब कहीं ना कहीं एक लंबी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है नेहा। यहाँ पे पहले लोगों को इवैक्यूएट करना, उसके बाद लाल निशान लगाना कि ये घर अब अनसेफ मार्क कर दिया गया, और तीसरा है कि इन घरों को गिराने की प्रक्रिया, यानी कि मैक्सिमम डैमेज जो हो चुका है उन घरों को गिराकर मलबा हटाना है। लेकिन लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि जब हम एक साल से लगातार प्रशासन को, शासन को, सरकार को आगाह कर रहे थे कि जोशीमठ कराह रहा है, यहाँ दीवारें टूट रही हैं, घरों में दरार आ रही है, तो उनका कहना है कि तब प्रशासन ने यहाँ पे उनकी गुहार नहीं सुनी, उल्टा उनको ये कहकर उनका मखौल उड़ाया कि आपने ही घर कमजोर बनाया होगा, इस वजह से आपके घरों में दरार आ रही है। लेकिन अब ये दरार पूरे जोशीमठ में आपको देखने को मिल रही है। नेहा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अब बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर आज भी ठंड और कोहरे की डबल मार है। लगातार छठे दिन दिल्ली वाले जमाने वाली ठंड से जूझ रहे हैं। ठंड के साथ आज घना कोहरा भी है और ट्रेन की आवाजाही पर इसका असर दिखाई दे रहा है। दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं, विमानों पर भी इसका असर है। 1, 2, 3 जनवरी को किस तरीके से तापमान लगातार गिर रहा है दिल्ली में, ये आप समझ सकते हैं। 1 जनवरी को तापमान लगभग 5.5 डिग्री, 2 जनवरी को 7.6 डिग्री, 3 जनवरी को 8.5 डिग्री, 4 जनवरी को 4.4 डिग्री, 5 जनवरी को 2.8 डिग्री, 6 जनवरी को 1.8 और लगातार पारा गिरने का सिलसिला 9 जनवरी यानी कल तक जारी रहा। 40 विमान देरी से चल रहे हैं और उसके अलावा कई ट्रेनें डाइवर्ट की गई हैं, कई ट्रेनों का रूट प्रभावित हुआ है और ऐसे में अब जो यात्री ट्रेन और हवाई सफर करते हैं उन्हें काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है। आशीष श्रीवास्तव मेरे सहयोगी इस वक्त लखनऊ से जुड़ गए हैं, दिल्ली से अक्षय जुड़ गए हैं, चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान जुड़ गए हैं। सबसे पहले दिल्ली का ही रुख कर लेते हैं। अक्षय, इस वक्त कल के मुकाबले क्या हालात हैं? क्या कल के मुकाबले थोड़ा सा बेहतरी है या कोहरा कम दिखाई दे रहा है? जी, अगर इस वक्त की बात की जाए तकरीबन 9 बजे तो कल के मुकाबले कोहरा हालांकि थोड़ा कम है, लेकिन ठंड की मार बिल्कुल वैसी ही जारी है। कोहरे के कहर के साथ दिल्ली में एक और समस्या जो निकल कर आ रही है वो है प्रदूषण की, क्योंकि अगर PM 2.5 लेवल्स की बात की जाए तो 400 से ज्यादा है, यानी कि सीवियर कैटेगरी में बहुत खराब हवा है इस वक्त दिल्ली की। और इसी के चलते दिल्ली सरकार ने जो स्कूल है उनकी छुट्टी, सर्दी की छुट्टियां बढ़ाकर 15 जनवरी तक कर दी है। लेकिन कई सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्हें बाहर आकर काम करना पड़ रहा है, कई सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हें बाहर निकलना पड़ रहा है,
उनके लिए बेहद खतरनाक है। इसलिए जितने भी स्वास्थ्य विशेषज्ञ उनके हिसाब से उनकी यही राय है कि लोगों को कम से कम बाहर आना चाहिए। जो लोग बाहर निकल भी रहे हैं उन्हें पूरी तरह से अपने शरीर को ढककर बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि किसी भी वक्त कोहरा बढ़ जाता है और ऐसे में विमान हो या फिर रेलगाड़ियां सभी देरी, कई सारी रेलगाड़ियां और विमान देरी से चल रहे हैं, देरी से डिपार्चर हो रहा है, देरी से अराइवल्स हो रहे हैं। तो इसी के चलते लोगों को कुछ समस्याएं भी देखने को मिल रही है और आगे आने वाले दिनों, कुछ दिनों तक कोहरे का कहर इसी तरह से जारी रहने की संभावना यहाँ मौसम विभाग जता रहा है। आपके पास हमारे 2 अन्य संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बीच आपको दिखाते हैं कि कैसे ठंड और कोहरे के बीच भी 26 जनवरी की परेड का रिहर्सल जारी है। देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। देश की राजधानी में कोहरे का कहर बरकरार है। ठंडी हवाओं के थपेड़े चेहरे पर लग रहे हैं और कड़ाके की सर्दी लोगों को परेशान कर रही है। इस वक्त हम कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं। तस्वीर पीछे देखिए, जो सेना के जवान हैं उनका जोश हाय है और कड़ाके की सर्दी भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है। 26 जनवरी की तैयारी यहाँ पर चल रही है। रिहर्सल यहाँ पे अलग अलग सेना के जो जवान हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हम आपको मौसम का हाल भी बताएंगे इन तस्वीरों के साथ साथ। जो कोहरा है वो कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों के लिए मुश्किल खड़ा कर रहा है जो घर से बाहर निकल रहे हैं गाड़ियां लेकर, क्योंकि विजिबिलिटी पर सबसे ज्यादा असर हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक आज सुबह सफदरजंग में 200 मीटर के आसपास विजिबिलिटी दर्ज हुई है, तो वहीं पालम में ये विजिबिलिटी 50 मीटर के आसपास रही है। न्यूनतम तापमान पिछले कुछ दिनों में बढ़ा है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जिस तरह से ठंडी हवाएं चल रही हैं उसने लोगों को मजबूर कर दिया है और भी ज्यादा गर्म कपड़े पहनकर घर से बाहर निकलने के लिए। आप सामने देखिए, आपको इंडिया गेट कोहरे की चादर में लिपटा हुआ नजर आएगा। सत्येंद्र चौहान मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, कल भी आप मौसम की जानकारी दे रहे थे, कल के मुकाबले आज बेहतरी है या फिर आज ज्यादा कोहरा दिखाई दे रहा है? देखिए, कोहरा तो अमूमन जैसा कल था परसों था लगातार वैसा ही बना हुआ है, लेकिन हाँ मौसम विभाग ने एक प्रिडिक्शन जरूर किया था और ये कहा था कि अगले 24 घंटों में पंजाब और हिमाचल में बादल छाएंगे, हल्की बर्फबारी होगी और मैदानी इलाकों में बारिश होगी। लेकिन अभी तस्वीर क्या है आप देखिए, मैं ये पंजाब को हिमाचल और जम्मू से जोड़ने वाला हाईवे है और कैमरे को थोड़ा सा भी ऊपर करूं तो सफेद परत कोहरे की साफ दिखाई देती है। इसका मतलब यह है कि कोहरे से अभी निजात नहीं है, यानी कि आसमान में बादल छाए नहीं है। अगर बादल छाते हैं तो कोहरा कम हो जाता है, ये एक मौसम का सिद्धांत है। लेकिन जिस तरीके से कोहरे की परत छाई हुई है और उसके साथ साथ शीत लहर चल रही है, हाँ ऐसा जरूर हो सकता है कि अभी अभी जैसे ये हवा चलनी शुरू हुई है इसके बाद कोहरा छट जाए और आसमान में बादल छाने से कोहरे से लोगों को निजात मिले। लेकिन तापमान की बात करें तो नेहा, तापमान अभी भी उसी तरीके से ठंडा बना हुआ है, यानी कि भटिंडा, हिसार या फिर राजस्थान से लगते हुए जो रेवाड़ी का इलाका है हरियाणा का, यहां पर तापमान लगातार गिरता जा रहा है। अगर बर्फबारी और बारिश होती है तो उससे कुछ समय के लिए कोहरे से तो निजात मिलेगी, लेकिन ठंड में किसी तरह की कोई भी कमी नहीं आएगी। यानी कि लोगों को ठंड से बचाव के उपाय अपने आप ही करने होंगे। जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, चंडीगढ़ में इस वक्त घना कोहरा छाया हुआ है। लखनऊ के क्या हाल है आशीष, वहां पर इस वक्त किस तरीके की ठंड है? देखिए नेहा, सबसे ज्यादा बात यह है कि ठंड इतनी ज्यादा पड़ रही है कि लोग अभी भी जो है दिनों में भी लाइट जला के अपनी जो स्ट्रीट की चल रहे हैं यानी गाड़ियों की चल रहे हैं। आपको बताएं कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो पारा है वो 1.35 से लेकर 6 तक यानी कि पारा पहुंच जा चुका है। तो आप कह सकते हैं अगर हम चित्रकूट की बात करें तो वहां पर 1.3 पारा था। तो ये जिस तरीके से जो ठंड बढ़ रही है उसके लिए लगातार यहाँ पर लोग अभी भी गर्म कपड़ों का प्रयोग कर रहे हैं। आपको बताएं जो ट्रेनें और फ्लाइट्स हैं वो लगातार लेट हुई। बनारस जाने वाली फ्लाइट और इलाहाबाद जाने वाली फ्लाइट को डाइवर्ट करके लखनऊ लाया गया और इसके साथ साथ कई ऐसे जो दिल्ली से आने वाली लखनऊ की फ्लाइट्स हैं उनको निरस्त करना पड़ा। वो काफी और कई ऐसी फ्लाइटें हैं जो लेट भी आ रही हैं। तो ऐसे में जो यात्री हैं वो भी काफी परेशान हो रहे हैं। आपको बताएं कि जो कॉर्पोरेट ट्रेन है तेजस वो 10 घंटे लेट आई थी। उसकी वजह से उसके कई यात्रियों का यानी करीब 1000 ऐसे यात्री थे जिनको पैसा भी रिफंड करना पड़ा। तो कोहरे की वजह से लगातार जो है दिक्कतें हो रही हैं लोगों को और ठंड इतनी ज्यादा पड़ रही है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। जिस तरीके से यहाँ का तापमान है वो तापमान भी लोगों को परेशान कर रहा है। दिन में भी तकरीबन अब सुबह होने जा रही है, 10 बजने जा रहा है, उसके बावजूद भी लगातार लोग लाइट चला के रोडों पर चल रहे हैं। ठीक है,
बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए। तो मौसम लगातार उत्तर भारत के कई इलाकों को परेशान कर रहा है, लेकिन आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। मिशन 2024 के तीसरे मोर्चे पर एक्शन शुरू हो गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर विपक्ष को एक मंच पर जुटा रहे हैं। केसीआर ने खम्मम में 18 जनवरी को होने वाली मेहरौली के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री महारैली के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को न्योता भेजा है। लेकिन केसीआर ने कांग्रेस और यूपीए के धड़ों से दूरी बना ली। तो न्योता किन किन लोगों को दिया गया है ये देखिए आप। अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, अखिलेश यादव, विजयन, ये तमाम वो नेता जिन्हें एक मंच पर जुटने के लिए केसीआर ने न्योता भेजा है। ये विपक्षी एकता का केसीआर का प्लान है। 18 जनवरी को खम्मम में महारैली होनी है। भारत के उत्तरी और पश्चिमी हिस्से में ठंड और कोहरे का डबल अटैक है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक कई शहरों में 2 डिग्री से 8 डिग्री के बीच टेम्परेचर बना हुआ है। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कोहरा ऐसा कि देश के कई शहरों में विजिबिलिटी 0 हो गई, मतलब आंख को हाथ ना दिखने जैसी मुश्किल। लगातार चौथे दिन पहाड़ों से भी अधिक ठंडी हो गई दिल्ली, 2 डिग्री से भी नीचे अकड़ रही। कोहरे ने सड़कों पर हादसों का सिलसिला शुरू कर दिया है। यूपी से बिहार तक दर्जनों मौतें हुई। इस ठंड में उत्तर भारत में टूट रहा है दिल के मरीजों पर मौत का कहर। पूरा उत्तर और पश्चिमी भारत इन दिनों कुदरत का डबल कोल्ड अटैक झेल रहा है। सोमवार को तो दिल्ली कोहरे में गुम हो गई। सड़कों पर इतना घना कोहरा कि 25 मीटर तक देखना भी दूभर हो गया। एक तो ठंड, ऊपर से बेहिसाब कोहरा। सुबह सुबह सड़क पर गाड़ियां रेंगने लगी। इस ठंड के गवाह वो थे जो सड़कों पर मौजूद थे। एक जगह की बात करें, पूरे दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है। तस्वीर मैं आपको अब नई दिल्ली लाके दिखाता हूँ, लुटियंस दिल्ली की। कितना घना कोहरा है। दिल्ली पर कड़ाके की सर्दी और धुंध की दोहरी मार पड़ रही है। मैं अभी मौजूद हूँ कर्तव्य पथ पर और आप देख सकते हैं यहाँ पर 26 जनवरी की रिहर्सल चल रही है। जो विजिबिलिटी है वो नियरली 0 है। सुबह से लेकर दोपहर तक दिल्ली के ऊपर कोहरे की घनी चादर देखी गई। विजिबिलिटी की हालत ये थी कि दिल्ली के सफदरजंग में 25 मीटर तक तो पालम में 50 मीटर तक देखना भी मुश्किल था। दिल्ली के धौला कुआं इलाके से लेकर बारापुला फ्लाईओवर इलाके तक कोहरे की हालत कमोबेश एक जैसी थी। चार दिन से लगातार न्यूनतम तापमान का रिकॉर्ड तोड़ रही दिल्ली में बच्चों के स्कूल 15 जनवरी तक बंद कर दिए गए क्योंकि अभी कड़ाके की ठंड से राहत मिलती नहीं दिख रही। सफदरजंग का जो है टुडे इज द लोएस्ट 1.9 डिग्री, जो सीजन का लोएस्ट है। और कोल्ड वेव, सीवियर कोल्ड वेव अभी भी दिल्ली में मतलब मोस्ट प्लेसेस में है। और ये जो 1.5, 1.8 लास्ट अर्लियर 2 डेज ऑल्सो आया नगर रीज में रिकॉर्ड किया गया था। यानी लास्ट 4 डेज जो है टेम्परेचर वेरी मच लो है, जो है ना 1 से 4 डिग्री, 3 डिग्री ऑलमोस्ट। और उसके साथ साथ जो डे टेम्परेचर है दैट ऑल्सो वेरी लो, जो 15 to 17 आ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में भयानक ठंड का कहर जारी रहेगा। हालांकि शीतलहर का कहर 10 जनवरी के बाद थोड़ा कम होने लगेगा। दिल्ली में कोहरे की मुसीबत ने मुसाफिरों की भी परेशानी बढ़ा दी है।
बेहद कम विजिबिलिटी के कारण दिल्ली में आने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट्स को जयपुर डाइवर्ट करना पड़ा, तो दूसरी ओर 30 से ज्यादा ट्रेनों के रूट बदलने पड़े। पंजाब के बठिंडा में विजिबिलिटी 0 मीटर, अमृतसर में 25 मीटर, अंबाला में 25 मीटर, हिसार में 50, राजस्थान के गंगानगर में 25 मीटर, दिल्ली के सफदरजंग में 25 मीटर और पालम में 50 मीटर तक देखना मुश्किल था। यूपी के आगरा और लखनऊ में तो विजिबिलिटी 0 मीटर थी, जबकि वाराणसी में 25 मीटर, बरेली में 50, बहराइच में 50, प्रयागराज में 50 मीटर भी देखना संभव नहीं था। वहीं बिहार के भागलपुर में 25 मीटर, पूर्णिया, गया और पटना में 50 मीटर तक विजिबिलिटी कम हो गई थी। कल जो है दैट टेम्परेचर डेंस फॉग मेनली that has further been intensified. So if we see IGA airport, severe fog was there. It started from 2:30 a.m. and continued till almost 11:30. And this season it is the longest fog and intense fog. So this is all about Delhi observed picture. मौसम विभाग दिखाता है कि उत्तर के ज्यादातर इलाके किस तरह घने कोहरे में लिपटे रहने वाले हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों में पूर्वी भारत के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में बदलाव नहीं है, जबकि मध्य भारत में अगले 1-2 दिनों में पारा 1-2 डिग्री तक गिर सकता है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का असर कड़ाके की ठंड के रूप में मैदानी इलाकों पर पड़ रहा है, लेकिन कोहरे की परेशानी के पीछे पश्चिमी विक्षोभ बड़ा कारण है। उत्तर और पश्चिम भारत में ठंड और कोहरे की मार से कई साइड इफेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ ताजा बर्फबारी में सफेद नजर आ रहे हैं। पूरे कश्मीर की पहाड़ियों पर शनिवार को हुई ताजा बर्फबारी ने उत्तर कश्मीर को सफेद रंग में रंग दिया है। राजधान टॉप से लेकर दावर तक और तुलैल से लेकर बांदीपुरा तक इतनी बर्फ गिरी है कि बांदीपुरा से गुरेज जाने वाली सड़क बंद करनी पड़ी। इस बर्फबारी में बंद हो चुके जो जिला पास के भी अभी खुलने के आसार नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक अगले 7 दिनों तक कश्मीर पर आसमान से सफेद बारिश होती रहेगी। इस बार की सर्दी में कश्मीर और लद्दाख में भयंकर बर्फबारी का असर उत्तरी और पश्चिमी हिंदुस्तान के मैदानी इलाकों में भी हो रहा है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब से लेकर राजस्थान तक ठंड और कोहरे का डबल अटैक हो रहा है। इस इलाके में मौसम विभाग ने बेहद घने कोहरे की चेतावनी जारी करते हुए रेड अलर्ट तक जारी कर रखा है। पंजाब के इलाके में जहां न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट बनी हुई है, वहीं घने कोहरे का संकट भी बरकरार है। जहां पर भी कैमरे की नजर जाती है, ये देख सकते हैं आप कि विजिबिलिटी महज कुछ मीटर की चंडीगढ़ में रह गई है। जो वाहन चल रहे हैं उनको दिन में भी लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है, साथ में इंडिकेटर ऑन करने पड़ रहे हैं। जो तापमान है वो लगातार गिरता जा रहा है। पंजाब के अलावा दिल्ली में भी कड़ाके की ठंड है। मौसम विभाग ने बताया कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों से अधिक ठंड दिल्ली में पड़ रही है। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली का न्यूनतम तापमान 1.9 डिग्री सेल्सियस तक गिर रहा है, जो हिमाचल प्रदेश के चंबा, डलहौजी, धर्मशाला, शिमला, हमीरपुर, मनाली, कांगड़ा, सोलन, तो उत्तराखंड के देहरादून, मसूरी, नैनीताल, मुक्तेश्वर और टिहरी से भी कम है। इधर उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश की हालत भी खराब। कई जिलों में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रहा है। अयोध्या जैसे शहर में 3 डिग्री से भी कम तापमान रिकॉर्ड हुआ है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, बागपत, मेरठ, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अमरोहा, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, रामपुर, बरेली, उन्नाव और कानपुर शहर शामिल हैं। ठंड और शीतलहर का सामना कर रहे लोगों पर दूसरा सबसे बड़ा खतरा सड़क पर पैदा हो रहा है। उत्तर प्रदेश से बिहार तक कई ऐसे सड़क हादसों की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां कोहरे के कारण भीषण दुर्घटनाएं हुई। ऐसे में एक हादसा उत्तर प्रदेश में आगरा एक्सप्रेसवे पर हुआ, जहां बस और डंपर की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई और 1 दर्जन से अधिक लोग जख्मी हुए। बताया जा रहा है कि बस ड्राइवर को कोहरे के कारण
आगे चल रहे डंपर का अनुमान नहीं लगा और बस ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। कोहरे के कारण एक और हादसा उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में भी हुआ, जहां एक कंटेनर ट्रक अनियंत्रित होकर मस्जिद से टकराकर पलट गया। इस हादसे में कंटेनर ड्राइवर की मौत हो गई और 2 लोग घायल हुए। कोहरे का कहर बिहार के गया जिले में भी देखने को मिला, जहां कोहरा काफी घना होने के कारण तेज गति से जा रहे ट्रक ने 3 बाइक सवारों को रौंद दिया। इस हादसे में ट्रक को नियंत्रित करने की कोशिश में ड्राइवर नाकाम रहा और ट्रक भी पास के खेतों में जाकर पलट गया। कोहरे के कारण सड़क पर हो रहे इन हादसों से बचने के लिए एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि घने कोहरे में वाहन की लाइट्स जलाकर चलें, वाहन की गति धीमी और नियंत्रित रखें, सड़क पर डिवाइडर और मार्किंग वाले निशान देखकर चलें, एक्सप्रेसवे और हाईवे पर गति सीमा का खास ध्यान रखें और वाहन चलाते वक्त सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। यातायात नियमों के अतिरिक्त सावधानी से ही इस घने कोहरे और कड़ाके की ठंड से सुरक्षा हो सकती है। कश्मीर में अशरफ वानी और चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक HD सबसे तेज सबसे ज्यादा।